नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एमकेके पाठशाला में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के बीच सोमवार से शनिवार रात के 8 बजे कंटिन्यू बिहार बोर्ड मैट्रिक की मैथमेटिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं। ये सभी क्लासेस आप सभी के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने निजी किसी कारण वश अपनी क्लासेस को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। एक कारण हो सकती है कि उनके आर्थिक से जुड़ी हो, या फिर उनका सही इंस्टीट्यूट उनके घर से कुछ अधिक दूरी होने की वजह से शायद वे अपनी क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारी क्लास निश्चित तौर पर काफ़ी कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि मैं कंटिन्यू और रोज़ाना आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप अपने घर बैठे इस क्लास को करके अपनी तैयारी को कायम कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये क्लासेस अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इनसे जुड़कर इनसे होने वाले फायदे से लाभान्वित हो सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो आज जो क्लास है स्टार्ट होगी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का प्रश्नावली 1.2 का 3 नंबर से। इससे पहले 1 और 2 पिछला क्लास में आप लोगों को बता दिया गया था। अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उस क्लास को देखें, और मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप शुरुआत से क्लास को देखने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो 100% एक्यूरेट हो सके। तो चलिए फिर और समय ना लेते हुए मैं जल्द से जल्द अपने सवालों पर आता हूं। और आज का दूसरा नंबर का जो सवाल है, बोला गया कि इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, यानी कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का एक या 2 नंबर तो हो चुका था, आज चलेगा तीसरा नंबर से ना। ठीक। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो जो लिखा गया आप लोगों के बुक में, 12, 15 और 21 लिखा हुआ है। कितना है? 3 नंबर का 1 नंबर अगर लिया जाए तो 12, 15 और 21, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अब इनको बताया गया कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। तो देखो यह विधि किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले आप क्या करो, जितने भी संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है 12, 15 और 21, इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 12 को लिखो, उसके बाद 15 को, उसके बाद 21 को। इन सभी का अभाज्य गुणनखंड जब हम करेंगे तो 12 का क्या निकलेगा? 2 गुना 2 गुना 3। 15 का निकलेगा 3 गुना 5। 21 का निकलेगा 3 गुना 7। तो सबसे पहले इन सभी गुणनखंडों में से ऐसा गुणनखंड निकालो जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों में जो कॉमन की बात कही गई है, तो तीनों में कौन सा गुणनखंड कॉमन होगा? 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इनका एचसीएफ निकालते हैं, इनका एचसीएफ क्या होगा? जो गुणनखंड कॉमन होता है वही एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो इनका एचसीएफ 3 हो गया। अगर यहाँ पर एक से अधिक गुणनखंड कॉमन होता, उन सभी गुणनखंडों को आपस में गुना करके जो भी मान निकलता वह इनका एचसीएफ होता। क्योंकि यहाँ पर एक ही गुणनखंड कॉमन है, इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ एक ही गुणनखंड इनका एचसीएफ का आंसर आ जाएगा। लेकिन जब एलसीएम निकालने की बात कही गई हो, जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए क्या होता है कि जो भी इनका एचसीएफ होगा, सबसे पहले तो उनका एचसीएफ यहाँ पे डाल दो। इनके अलावा यानी एचसीएफ क्या था? एक ऐसा गुणनखंड था जो इन सभी में कॉमन था। एचसीएफ लेने का मतलब हुआ कॉमन जो गुणनखंड है उनको सिर्फ पकड़ेंगे, इनके अलावा ऐसा गुणनखंड जो कॉमन नहीं है उनको भी क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, एक दूसरे के साथ गुना करते चले जाएंगे। तो 3 के बाद 7 कॉमन नहीं था तो 7 को 20 में लिख लेते हैं। इसके बाद 5 भी कॉमन नहीं था तो 5 को भी लिख लो, और ए डबल 2 भी कॉमन नहीं था तो इनको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि एलसीएम निकालने के लिए ऐसा गुणनखंड जो कॉमन है उनको तो लिखेंगे ही, इसके अलावे ऐसा गुणनखंड जो कॉमन नहीं है उनको भी उनके साथ में गुना कर देंगे। तो जो भी मेरा मान निकलेगा वह मान ही एलसीएम का मान होता है। तो इनको जब गुना किया जाए तो 20
चार पंजे 20, 20 सत्य 140, 140 दूनी 14 42 तो 420। इनका मान क्या निकलेगा? 420 का मान निकलेगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस विधि से जो अभाज्य गुणनखंड तरीका के माध्यम से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल पा रहे हैं। बहुत ही आसान विधि है। मुझे उम्मीद है कि इन सारे सवाल आप आसान तरीकों से बना सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अपने से बनाने का नहीं हो रहा तो फिर आप 17, 23 और 29, 2 नंबर में क्या सवाल है? 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। तो 17 का, 23 का और 29 का, इन तीनों का फिर आप गुणनखंड निकाल लें। तो 17 चूंकि एक अभाज्य संख्या है, इनका कुछ गुणनखंड तो होता नहीं है। नहीं होने के बावजूद क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा पीसेस लगा देते हैं, क्योंकि एक जो है किसी के साथ गुणनखंड ये सबका होता है, एक जो है सबका गुणनखंड होता है। तो क्या करते हैं? 17 इंटू 1 कर दिए। 23 को क्या कर सकते? 23 इंटू 1 कर सकते हैं। 29 को क्या कर सकते हैं? 29 इंटू 1 कर सकते हैं। इनका इस वजह से इसीलिए किया क्योंकि 29 और 23 और 17 एक ऐसा संख्या है जो किसी से भी विभाजित नहीं है, यानी कि वो किसी से कटेगा ही नहीं। इस वजह से उनको एक स्वयं को रखते हैं और साथ में एक का मल्टीप्लाई कर देने से इनका फैक्टर हो जाता है। अब इनका अगर एचसीएफ निकाला जाए, क्योंकि इसमें क्या कौन सा संख्या कॉमन हो रहा है? 1 हो रहा है, यानी इनका एचसीएफ 1 निकलेगा। अगर इनका एलसीएम को देखें तो जो कॉमन वाला गुणनखंड है वो तो रहेगा ही, इसके अलावा ऐसा गुणनखंड जो कॉमन नहीं है उनको भी गुना यहाँ पर करना पड़ेगा। 29 भी नहीं था कॉमन, 23 भी नहीं था और जब 17 भी कॉमन नहीं हुआ था। इन सब का जो गुना कर देंगे तो गुना करने पे जो मान निकलने वाला है 11, 33 और 9। यही जो है इनका क्या हो गया? एलसीएम का आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये सारे मेथड आपको बहुत ही बेहतर तरीकों से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आप सबसे पहले इनको कॉपी कर ले, फिर देखते हैं अगला सवाल क्या है। जैसे इसमें अब देखा जाए, ये जो सवाल है 3 नंबर का 3 नंबर, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करो? जैसे 8 लिखा हुआ है, 8 का, 9 का और 25 का, इन तीनों का आप सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। तो 8 का होगा 2 गुना 2 गुना 2, 9 का होगा 3 गुना 3 और 25 का होगा 5 गुना 5। अब पता करो क्या इन तीनों में से कोई भी गुणनखंड कॉमन है? यहाँ पर देखा जाए तो कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आप सबका पीछे में 1 से गुना करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या हुआ? एक गुणनखंड के रूप में मिल गया, यानी कि इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम निकालने के लिए जो इनका एचसीएफ है, जो कॉमन गुणनखंड है उनको तो लिखेंगे ही, और इसके अलावा क्या बताए थे कि जो भी गुणनखंड कॉमन नहीं है उनका भी गुना करना पड़ता है। इसका मतलब डबल 5 कॉमन नहीं था, डबल 3 भी कॉमन नहीं था, और ये जो ट्रिपल 2 है ये भी कॉमन नहीं था। तो इनको भी यहाँ पे क्या करेंगे? गुना के रूप में लिख लेंगे। अब इन सभी को गुना करके जो निकलेगा वही मेरा क्या होगा? एलसीएम का आंसर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इनका जो टोटल गुना का जो आंसर निकलेगा वो 1800 निकल जाएगा, यानी कि इनको टोटल गुना किया जाए तो कितना आएगा? 1800। इस प्रकार से इनका एचसीएफ 1 और इनका एलसीएम 1800 प्राप्त हुआ। चलिए तो फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर का। 4 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एचसीएफ लिखा हुआ है, एचसीएफ किसका? 306 और 657 का लिखा हुआ है 9, ठीक है। और तो बोला गया कि एलसीएम निकालनी है इनकी 306 और 657 का एलसीएम। बोला कि क्या होगा? इनकी एलसीएम निकालना है। इन क्वेश्चंस को जब देखा जाए तो इनसे क्या प्राप्त हुआ? इनसे ये बात क्लियर हो जाता है कि इनका जो एचसीएफ लिखा हुआ है कितना है? एचसीएफ 9 हो गया, क्योंकि इन संख्याओं का एचसीएफ 9 हो गया। और इनका एलसीएम नहीं पता है, एलसीएम का मान नहीं निकालना पड़ेगा हमको। और इनमें ए का जो मान हुआ, पहला संख्या 306 और दूसरा संख्या बी
इनका वैल्यू कितना हो रहा है 657। तो मुझे एलसीएम निकालना है, तो इनका एक सूत्र आपको पहले से पता होगा, जो एक सूत्र होता है ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी कि जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका एचसीएफ और उनका लघुत्तम का गुणनफल के। अब इनमें इनका मान बैठा देते हैं। ए का वैल्यू कितना हो गया 306 और बी का वैल्यू क्या होगा 657 और एचसीएफ का वैल्यू कितना है 9 है और यहाँ पर एलसीएम का मान नहीं पता। तो एलसीएम का मान निकालने के लिए क्या निकल जाएगा, ये जो 9 जाके उधर क्या बनेगा, गुना था तो भाग के रूप में चला जाएगा, इसका मतलब वो बटे के नीचे जाके लगेगा। तो 306 गुना 657, ये जो 9 था गुना के रूप में क्या है नीचे जाएगा, इसका मतलब ये 9 जो है नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से हम 9 से कटा देते हैं इनको, 9 एक बार में कटेगा, 9 तिया 27, 3 14 9 चौको 36, यहाँ बच गया 34 गुना 657। इनको गुना कर देंगे तो क्या होगा एलसीएम का मान निकल जाएगा। तो 22 33 और 8, इनका गुना हो जाएगा 22 33 8, जो इनका आंसर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगला देखते हैं 5 नंबर का सवाल। पांच नंबर में लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। यानी ये जो 6 पे पावर n लिखा हुआ है और ये जो पावर n है बोला गया है n जो है एक प्राकृतिक संख्या है। ये प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 ये सारा प्राकृतिक संख्या है। इस प्रकार से बोला गया कि n के स्थान पर कुछ भी प्राकृतिक संख्या रख दिया जाए तो बोला इनका वैल्यू क्या होना चाहिए, इनका वैल्यू शून्य होना चाहिए। तो शून्य कैसे होगा, सबसे पहले पता करो यहाँ पर। तो 6 का क्या करो, अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। इनमें निकला 3 × 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें केवल इसके अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड में केवल 2 और 5 शामिल नहीं है। केवल 2 और 5 क्या हुआ शामिल नहीं है। तो ये जो आप यहाँ पे ध्यान दिया जाए कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में अगर केवल 2 और 5 ही शामिल हो तो उसका गुणनफल हमेशा उनका किसी भी घात पावर के लिए उनका जो मान होगा शून्य पर समाप्त होगा। यहाँ पर इनका अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 2 और 5 ही सिर्फ होना चाहिए, न कि 2 और 5 के अलावा और कोई गुणनखंड होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और गुणनखंड होता है तो ऐसा संख्या का पावर कुछ भी लगा देने पर उनका कभी भी अंत शून्य के साथ नहीं हो सकता। यहाँ पर चूंकि 6 का निकाल रहे हैं तो इनमें सिर्फ 3 और 2 ही आया हुआ है। तो 2 तो आया, चलो ठीक है, इनके साथ 5 भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं आना चाहिए था। 3 आ गया, इसका मतलब हो गया इसका किसी भी प्राकृतिक संख्या पावर रखें फिर भी वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो ये जो नियम है इसलिए हम बोल सकते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पर 6 पे पावर n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसके एक बार फिर से आप समझ लो इसमें
अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का कथन था कि अगर कोई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 ही शामिल हो तो उस संख्या में कुछ भी प्राकृतिक संख्या का पावर रहने पर उनका अंत शून्य के साथ हो जाएगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा अगर उनके अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या शामिल हुआ तो वह संख्या कभी भी किसी भी पावर चाहे लगा दो उसमें, वह शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती। तो जैसे कि मान लो कि हम ले लेते हैं 100। यहाँ पे समझो अगर 100 का पावर चाहे कुछ भी लगा लो, इनका अंत हमेशा शून्य के साथ ही होगा, क्योंकि जब 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 2 4 गुना 5 गुना 5। तो इसमें क्या हुआ, इनका अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 के रूप में ही आ रहा है। तो इस प्रकार का जो संख्या होगा यानी 100, इसमें चाहे पावर कुछ भी लगा लेंगे हम, कुछ भी का मतलब हुआ n पावर दे देंगे, क्योंकि n एक प्राकृतिक संख्या का रूप है। तो इस पर कुछ भी पावर आएगा तो इनका वैल्यू हमेशा लास्ट में शून्य के साथ ही होगी। ऐसा कब संभव है, जब इनके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 था। लेकिन अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अगर कुछ इसमें तीसरा नंबर का भी कुछ अगर एक्स्ट्रा गुणनखंड होता है तो ऐसी कंडीशन में इसका किसी भी प्राकृतिक संख्या पावर के लिए इनका अंत शून्य पर नहीं होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर 6 पर था, क्योंकि यहाँ पर एक तो 5 नहीं आया, दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि इनमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक 3 आया हुआ है जो कि 2 और 5 से अलग है। इस वजह से 6 पर पावर n किसी भी स्थिति में शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और एक संख्या लिखा हुआ है 7 6 5 4 3 2 1, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 1 प्लस 5, इस तरह का संख्या है। इसमें दिया गया क्वेश्चन कि इसे व्याख्या करना है कि यह संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले आप पता करो भाज्य संख्या होता क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमको बता रहे हैं आपको भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या का मतलब होता है, भाज्य संख्या का मतलब ऐसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, या फिर ऐसा संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर अगर 4 ले लेते हैं तो 4 कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 तो 1 से भी विभाजित होगा, 4 2 से भी विभाजित होगा, 4 4 से भी विभाजित होगा। ऐसा संख्या जो 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से विभाजित होगा उसको ही क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 6 ले लेते हैं, 6 1 से भी विभाजित होगा, 6 2 से भी विभाजित होगा, 6 3 से भी विभाजित होगा, 6 6 से भी विभाजित होगा। इसका मतलब इनका जो विभाजित होने की जो संख्या है, जो गुणनखंड है, वह 2 से ज़्यादा की संख्या में है। यानी कि हम इस प्रकार से भाज्य संख्या को बता सकते हैं कि ऐसा संख्या जिनका गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, या फिर जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमें यहाँ पे निकालना है इन दोनों संख्याओं का कि ये भाज्य संख्या क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 13 को कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि बराबर का लेफ्ट हैंड में भी 13 है और बराबर का राइट हैंड में भी 13 है। तो 13 कॉमन करने पे क्या बचेगा, 7 गुना 11 गुना 13 तो कॉमन हो चुका, 7 गुना 11, अच्छा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ से पता करो ये जो संख्या निकलेगा, चूंकि यह संख्या दो से अधिक 2 से अधिक 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है, अतः यह क्या होगा, अतः यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या होगी।
अब भाज्य संख्या क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए ये संख्या 13 × 7 × 11 + 1 है। तो 13 को जब इनसे गुना किया जाए तो वह संख्या सीधा सी बात क्या होगा, 13 से तो विभाजित उसमें हो, भाग तो लगेगा ही, उस संख्या में इससे तो भाग लगेगा ही, और वो जो संख्या होगा खुद अपने से तो भाग उसमें लगेगा ही, और एक तो खैर उसमें एक से तो भाग लगेगा ही। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी यह संख्या 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो रही है। इसी कंडीशन के अनुसार से यह संख्या भाज्य संख्या हुआ। उसी बेस पर हम इनका निकाल लेते हैं। इनमें जब देखा जाए तो बराबर के दोनों पक्ष में कौन सा संख्या मैच किया, 5 किया, तो इसमें 5 को कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर जब 5 को कॉमन किया तो यहाँ पे बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 + 1। अब ये जो संख्या है, यह संख्या 2 से अधिक संख्याओं से क्या है, विभाजित है। अतः यह भाज्य संख्या होगी। तो आप इसमें समझो कि यह किस प्रकार से निकल गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो 5 × 7 × 6 × 4 × 3 + 1 है। तो इन 5 को अगर इन सभी संख्याओं से गुना कर दिया जाए तब वह 5 को अगर इन सभी संख्याओं से गुना किया जाए तब जाकर के वह संख्या निकलेगा। इसका मतलब उस संख्या में 5 से पूरा भाग लगेगा और इन सभी संख्याओं से भी उसमें पूरा भाग लगेगा। 1 से तो खैर उसमें भाग लगेगा ही और खुद से तो उसमें भाग लगेगा ही। इस कारण से हम यह बता सकते हैं इस संख्या का भी 2 से अधिक गुणनखंड है, यानी कि यह संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होगी। अतः इस बेस पर हम कह सकते हैं कि यह भी एक भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो इसी सवाल के साथ मैं आज की इस क्लास को यहीं पर रोकता हूँ और आगे का सवाल आपको अगली क्लास में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।